बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। लीबिया के हुक्मरान तानाशाह मुअम्मार मोहम्मद गद्दाफी अमेरिका के मुस्तकबिल में इसके सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। इसीलिए CIA ने इन्हें अपने ही देश के बागियों के हाथों बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अपनी इस बेदर्दी से मौत के वक्त भी गद्दाफी उन बागियों से कहते रहे कि मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें असल सच नहीं पता, किसी के शैतानी प्रोपेगेंडे में फंसकर अपने ही मुल्क को तबाह न करो। मगर अफसोस, किसी ने भी गद्दाफी की एक ना सुनी। गद्दाफी ने अपनी एक तारीखी तकरीर में दुनिया को आगाह किया था कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मुसलमान मुल्क इकट्ठा हो जाएं, वरना इराक, शाम, फलस्तीन, अफगानिस्तान के बाद एक एक कर हमारी भी बारी आने वाली है। दुश्मन हमें आपस में लड़ाकर तबाह करना चाहता है। गद्दाफी ने कहा था कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो लीबिया पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लीबिया की शान शौकत मेरे साथ ही चली जाएगी। आज गद्दाफी की शहादत के 13 साल बाद इनका एक एक लफ्ज सच साबित हुआ है। एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को तबाह किया गया, इनके वसाइलों पर कब्जे किए गए और आज लीबिया के टुकड़े हो चुके हैं। लीबिया में बेतहासा बागी जमातें मौजूद हैं। दुनिया के तमाम माफिया दहशतगर्द यहाँ मौजूद हैं। इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बिल्कुल कयामत का सा समा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गद्दाफी के राज में लीबिया के लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी आमदनी यूरोप के कई अमीर देशों से भी ज्यादा हुआ करती थी। मगर दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर कौन था गद्दाफी? लीबिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वहाँ बगावतें उठी? क्यों मुअम्मार गद्दाफी को बेरहमी से कत्ल किया गया? गद्दाफी की मौत के पीछे की असल सच्चाई क्या थी? गद्दाफी के बाद आज लीबिया किस हाल में है? तारीख के ऐसे हकायक जो आपसे छुपाए गए, आज की इस खास वीडियो में उन हकायक से पर्दा उठाया जाएगा। 7 जून 1942 लीबिया के सीरत शहर के रेगिस्तान के बीच एक तंबू में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था कि रेत के टीलों के बीच पैदा हुआ वो बच्चा आने वाले वक्त में अपने मुल्क पर हुकूमत करने वाला है, जिसे पूरी दुनिया कर्नल गद्दाफी के नाम से जानेगी। गद्दाफी एक गरीब घुमंतु परिवार में पैदा हुआ था। गद्दाफी के वालिद किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, मगर उनको गद्दाफी में कुछ अलग ही उम्मीदें नजर आती थी। गद्दाफी के वालिद ने गरीबी में भी अपने बेटे को एजुकेशन देने का मजबूत इरादा बनाया। दीन व दुनिया दोनों तरह की तालीम गद्दाफी को मिली। 1960 के दशक में जब मुअम्मार गद्दाफी बड़ा हो रहा था, तब लीबिया में इदरीस की हुकूमत चल रही थी, मगर आवाम इदरीसी हुकूमत से खुश नहीं थी। वजह थी इदरीसी सरकार के मगरिबी देशों से रिश्ते। इदरीस अमेरिका की कठपुतली था, यहाँ तक कि लीबिया के तेल के कुएं भी अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में थे। विदेशी कंपनियां ही तेल की कीमतें तय करती। लीबिया के हुक्मरान पैसों के लालच में अपने ही देश को अमेरिका के हाथों बर्बाद कर रहे थे। गद्दाफी ये सब होता देख रहा था। लीबिया की आवाम भूख से और बेरोजगारी से तड़प रही थी। लिहाजा गद्दाफी ने तय किया कि वो अपने देश से मगरिबी निजाम को उखाड़ फेंकेंगे और अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। गद्दाफी को मालूम था कि अगर बदलाव लाना है तो पावर चाहिए, और पावर पाने का सत्ता में आना ही इकलौता रास्ता है। इसके बाद गद्दाफी ने इदरीसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनको अमेरिका का गुलाम कहने लगे, जिसकी वजह से कई बार गद्दाफी को जेल जाना पड़ा। गद्दाफी मिस्र के नेता जमाल अब्दुल नासिर को अपना पॉलिटिकल हीरो मानता था, क्योंकि अब्दुल नासिर अरब नेशनलिज्म को बढ़ावा देते थे और मुस्लिम देशों में अमेरिका की दखलंदाजी को खत्म करने की बात करते थे। गद्दाफी भी लीबिया की आवाम को इदरीस से आजाद करवाने की सोच रहा था और इसके लिए गद्दाफी ने फौज का रास्ता चुना। उसको मालूम था कि अगर फौज का कंट्रोल उसके पास आ गया तो सत्ता हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1961 में गद्दाफी लीबिया की फौज में शामिल हुआ और 1965 में कर्नल बन गया। कर्नल बनते ही गद्दाफी का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दबदबा बढ़ने लगा, मगर अब तक वक्त तेजी से बदलने लगा। लीबिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग इदरीसी सरकार से आजादी की मांग करने लगे। इदरीसी की मुस्लिम मुल्कों से दूरी और यूरोपीय देशों से नजदीकी आवाम को जरा भी रास नहीं आ रही थी। 1969 में इदरीस बीमार पड़ गया और इलाज के लिए तुर्की चला गया। इदरीस के पीछे लीबिया में भयंकर विरोध प्रदर्शन जारी रहे।
गद्दाफी ने इसी मौके का फायदा उठाया। लीबिया में तख्ता पलट की खबरें फैलने लगी। आवाम को पता भी नहीं था कि ये तख्ता पलट किसने किया है। कुछ ही घंटों में पूरी हुकूमत पलट गई। खास बात ये थी कि इस तख्ता पलट में एक भी जान नहीं गई। और फिर अचानक रेडियो पर एक आवाज गूंजने लगी कि मैंने सत्ता पलट कर बदलाव ला दिया है। इदरीस अब इस देश में कभी वापस नहीं आएगा। ये कर्नल गद्दाफी की आवाज थी। लीबिया की हुकूमत अब 27 साल के नौजवान कर्नल मुअम्मार गद्दाफी के हाथ में थी। गद्दाफी ने बिना खून बहाए इदरीसी को गद्दी से हटा दिया था। लीबिया की आवाम ने गद्दाफी को अपना मसीहा मान लिया, क्योंकि आवाम चाहती थी कि हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो हमें अमेरिका से आजाद करवाए और लीबिया को तरक्की की राह पर ले जाए। गद्दाफी ऐसा ही लीडर था, लिहाजा लीबिया ने उसे खुशी खुशी अपना लीडर मान लिया। कर्नल गद्दाफी ने कहा था कि वो बादशाहत से नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि लोग उसकी इबादत करने लग जाएं। यही वजह थी कि लीबिया की आवाम ने गद्दाफी को एक तानाशाह के रूप में भी तस्लीम कर लिया था। विदेशी तेल कंपनियों को सीधा ऑर्डर दे दिया कि अगर लीबिया की जमीन से तेल निकालना है तो हमें मुंह मांगी कीमत देनी होगी, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। गद्दाफी के इस कदम का असर इतना जबरदस्त हुआ कि लीबिया की इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल आ गया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लीबिया देखते ही देखते गरीब से अमीर देश बनने लगा। 1951 में जहां हर लीबियन साल का सिर्फ $40 ही कमाता था, वहीं गद्दाफी के दौर में 1974 में हर व्यक्ति $8,000 कमाने लगा। इसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। देश की कुल कमाई जहां 1969 में $3.8 बिलियन थी, वहीं 1974 में बढ़कर $13 बिलियन हो गई और 1979 में दुगनी कमाई $24 बिलियन हो गई। गद्दाफी के दौर में लीबिया दुनिया की किसी जन्नत से कम न था। इसकी वजह थी लीबिया में एजुकेशन, मेडिकल, बिजली, गैस, पानी सब कुछ फ्री था। किसी के घर में कभी किसी चीज का बिल तक नहीं आया। पूरे अफ्रीका में लीबिया का वर्चस्व बढ़ने लगा था। लीबिया तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होने लगा। लीबिया में अगर कोई खेती को अपना पेशा बनाना चाहता तो गद्दाफी की सरकार उसे जमीन, इक्विपमेंट, खाद सब कुछ मुफ्त में मुहैया करवाती। यहाँ कोई भी शख्स बेघर नहीं था। गद्दाफी का मानना था कि हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि उसके पास अपना घर हो। लिहाजा गद्दाफी ने गरीब आवाम के लिए मुफ्त में घर बनवाने शुरू कर दिए। ये गद्दाफी का बहुत बड़ा कारनामा था। गद्दाफी की हुकूमत में लीबिया की लिटरेसी रेट 10% से बढ़कर 90% तक जा पहुंची। एजुकेशन में इतना बड़ा उछाल पूरे अफ्रीका में किसी दूसरे देश में न आया था। गद्दाफी ने औरतों की तालीम, उनको नौकरी और उनकी हिफाजत पर खूब जोर दिया था। किसी को नई गाड़ी खरीदनी होती तो उसकी आधी पेमेंट हुकूमत अदा करती थी। लीबिया पर किसी तरह का विदेशी कर्ज नहीं था, बल्कि इसके पास अपने खुद के $150 बिलियन रिजर्व में थे। गद्दाफी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसने लीबिया के लोगों की तकदीर बदल दी थी वो था द ग्रेट मैन मेड रिवर। गद्दाफी ने पूरे लीबिया में साफ पानी की ऐसी नदी बनाई जिसकी वजह से लीबिया की 70% आबादी को पीने का साफ पानी मिलने लगा। यह नदी तकरीबन 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इससे पहले लीबिया के लोग गंदा और खारा पानी पीने के लिए मजबूर थे। गद्दाफी ने लीबिया के लिए इतना कुछ किया, मगर वहाँ के बागियों ने इसका बदला गद्दाफी को मौत देकर दिया। मगर सवाल है कि आखिर ऐसे हालात पैदा कैसे हुए? नेटो ने ऐसी क्या चाल चली कि लीबिया के अपने ही लोग गद्दाफी को कत्ल करने निकल पड़े? पहली वजह थी मोहम्मद गद्दाफी के आइडियाज, जिनके दम पर गद्दाफी अमेरिकन इकोनॉमी को टक्कर देकर इसे पीछे छोड़ने वाला था। दूसरी वजह ये थी कि गद्दाफी मुस्लिम मुल्कों को इकट्ठा करके नेटो के खिलाफ एक मुस्लिम फौज बनाना चाहता था। और तीसरी सबसे अहम वजह थी तेल, जिसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान जैसे मुस्लिम देशों को तबाह किया और अब लीबिया की बारी थी। अमेरिका को टक्कर देने के लिए गद्दाफी अपने तेल को डॉलर्स में ना बेचकर रुपए, रूबल और दिनार में बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। यही वजह थी कि अमेरिका अब गद्दाफी को खत्म करने की साजिशें बुनने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सद्दाम हुसैन को खत्म किया था। अमेरिका ने गद्दाफी को बदनाम करना शुरू कर दिया। गद्दाफी पर तरह तरह के झूठे इल्जामात लगाए गए। उसे तानाशाह बताकर इंसानियत का कातिल घोषित कर दिया गया। मगर ये सब हुआ कैसे?
शुरुआत हुई 2010 के आगाज से, जब इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी की वजह से अफ्रीकन देश ट्यूनीशिया में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। बाद में ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि इनकी आग मिस्र, सीरिया, बहरीन और यमन तक जा पहुंची। वेस्टर्न मीडिया ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इन प्रोटेस्ट को अरब अपराइजिंग का नाम देना शुरू कर दिया। 15 फरवरी 2011 में ये प्रदर्शन तब लीबिया के शहर बेंगाजी में भी शुरू हो गए, जब फतह तारोल नाम के ह्यूमन एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखते ही देखते कई बागी इकट्ठा होकर गद्दाफी के खिलाफ एक अलग ही सरकार बना लेते हैं। वेस्टर्न मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और कहता है कि गद्दाफी मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। वेस्ट को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था और इसी बहाने को सामने रखकर यूएन ने मार्च 2011 में नेटो को लीबिया पर हमला करने की इजाजत दे दी। मगर इस वोटिंग में इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राजील और जर्मनी ने वोट डालने से इनकार कर दिया था। इन देशों का कहना था कि हमें गद्दाफी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मगर इसके बाद भी अमेरिका की अगुवाई में नेटो के 17 देशों ने अकेले लीबिया पर हमला कर दिया। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी अपनी 80 गाड़ियों के काफिले के साथ बेंगाजी शहर की तरफ जा रहा था, तभी नेटो की फौज ने उन पर हवाई हमले कर दिए। गद्दाफी अपनी जान बचाकर वहां से निकले और वहां मौजूद ड्रेनिंग पाइप में जाकर छुप गए, मगर बागियों ने उन्हें देख लिया और गद्दाफी को बाहर निकालकर इंतहाई बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया। बागियों ने गद्दाफी की शर्मगाह पर लात और घूंसों से हमले किए। इनके सीने पर कूद कूद कर इनको इतना जख्मी कर दिया गया कि गद्दाफी की बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। गद्दाफी के कपड़े फाड़ कर इनको लात और मुक्कों से अजियतें दी गई, मगर फिर भी गद्दाफी यही कहता रहा कि मेरे बच्चों, ये जुल्म है, तुम नहीं जानते कि सच क्या है। और फिर अचानक एक बागी ने बंदूक निकाली और गद्दाफी के पेट में गोली मार दी। गद्दाफी वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। बागी फिर भी ना रुके और गद्दाफी की लाश की भी बेहुरमती करने लगे। बागी गद्दाफी की लाश के साथ सेल्फियां ले रहे थे। 2 दिनों तक गद्दाफी की लाश को फ्रीजर में रखा गया। लोग आकर इसकी लाश का दीदार करते रहे और फिर गद्दाफी की लाश को एक रेगिस्तान में ले जाकर ऐसी जगह दफना दिया गया जिसका पता आज तक किसी को मालूम नहीं। गद्दाफी के मरने के बाद आज लीबिया के लोगों को गद्दाफी के वो अल्फाज समझ आ रहे हैं जिसमें गद्दाफी ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो लीबिया की शानो शौकत भी अपने साथ ले जाऊंगा। और गद्दाफी सच साबित हुआ। आज लीबिया 3 टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। एक है दरमियानी हिस्सा जहां तेल के खजाने भरे पड़े हैं, जहां लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। लीबिया का नॉर्थ वेस्ट टुकड़ा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड के पास है, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। और तीसरा टुकड़ा उन बागियों के पास है जिन्होंने गद्दाफी को कत्ल किया था। इन 3 टुकड़ों के अलावा आज लीबिया में तमाम तरह की राइवल पार्टीज, मिलिटेंट, दहशतगर्द, माफिया गैंग्स, एजेंसीज और दुनिया भर की गैर कानूनी तंजीमें लीबिया में कब्जा किए हुए हैं। गद्दाफी के दौर में ये सब इम्पॉसिबल था। आज लीबिया में हर कोई आपस में लड़ रहा है। लीबिया के लोगों ने सोचा था कि गद्दाफी को हटा देंगे तो देश में शांति कायम हो जाएगी, देश तरक्की करेगा, मगर हुआ उसका उल्टा। नेटो ने गद्दाफी पर जंग मुसल्लत की ताकि लीबिया के लोगों को बचाया जा सके, लेकिन आज नेटो तो भाग गया और अपने पीछे लीबिया में भूखमरी, बेरोजगारी और दहशतगर्दी छोड़ गया। अमेरिका हर मुस्लिम देश के साथ ऐसा ही करना चाहता है। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की कहानी से ये सबक मिलता है कि दुश्मन हमें बिना हथियारों के साजिशों से ही तोड़ सकता है, अगर हम इकट्ठा ना हुए तो।